हाय, मैं हूँ प्रॉफ मैन, आपका सुपर कोच फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। और मैं आपके लिए लेके आता हूँ शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियोस जिनसे आप कभी भी और कहीं भी किसी भी टॉपिक को बहुत कम टाइम में समझ सकते हैं या किसी पुराने टॉपिक को बहुत ही कम टाइम में रिवाइज कर सकते हैं। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में। और कंपाउंड माइक्रोस्कोप को समझने से पहले इंपॉर्टेंट है कि हम सिंपल माइक्रोस्कोप को समझ लें। और इस सिंपल माइक्रोस्कोप को हम मैग्नीफाइंग ग्लास भी बोलते हैं। तो देखो, ये जो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है ये कुछ और नहीं होता है। ये एक कॉन्वेक्स लेंस ही होता है। बट इस कॉन्वेक्स लेंस को अगर आपको सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह वर्क कराना है तो आपको जो अपना ऑब्जेक्ट है ए बी, उसको इस कॉन्वेक्स लेंस के ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में रखना पड़ेगा। तो अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को इस कॉन्वेक्स लेंस के ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में रखते हैं तो इसकी वजह से जो इमेज मिलती है वो एक वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड इमेज होती है। यानी इस कॉन्वेक्स लेंस ने इस ऑब्जेक्ट की इमेज को क्या कर दिया, मैग्नीफाई कर दिया। एंड दिस इज वाई इसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास बोलते हैं। अगर आप चाहें तो आप इसका रे डायग्राम भी समझ सकते हैं। देखो, ये रे जो पैरेलल गई ये फोकस से पास होगी। एक रे जो मैंने ऑप्टिकल सेंटर से पास कराई वो सीधे निकल जाएगी। अब इस तरफ इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा है तो यहाँ तो ये मिलेंगे नहीं, इसलिए इनको एक्सटेंड करना पड़ा। और एक्सटेंड करके ये पीछे जहां पर मिलते हैं यहाँ पे मैंने इमेज का फॉर्मेशन कर दिया। और मैं आपको पहले के लेक्चर्स में कई बार बता चुका हूँ कि अगर हमें रेज को एक्सटेंड करना पड़ता है और फिर हमें इमेज मिलती है तो वो इमेज कैसी होती है, वर्चुअल होती है। और साइज में देखिए ये बड़ी है तो ये कैसी इमेज होगी, एक मैग्नीफाइड इमेज होगी। एंड दिस इज वाई हम सिंपल माइक्रोस्कोप को जब इस सेटिंग के साथ यूज करते हैं तो वो एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह वर्क करता है। अब इसकी मैग्नीफाइंग पावर क्या होगी या इसका मैग्निफिकेशन क्या होगा, उसके लिए हम दो केसेस कंसीडर करते हैं। पहला केस है जब इमेज कहाँ पे फॉर्म होती है, नियर पॉइंट पे फॉर्म होती है। जिन लोगों को नहीं पता है उनके लिए मैं बता देता हूँ। हमारी आई के लिए एक नियर पॉइंट होता है जिसको हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम और भी कुछ बोलते हैं, इसे बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ये हमारे आंख के नियरेस्ट वो पॉइंट होता है जहां तक हम अगर किसी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो वो हमें क्लियर दिखाई देगा। अगर हम उसके भी पास किसी ऑब्जेक्ट को रखेंगे यानी अपने आई से क्लोजर किसी ऑब्जेक्ट को लेकर आएंगे बियॉन्ड डी, तो वो ऑब्जेक्ट हमें ब्लर्ड दिखाई देने लगेगा। इसको आप खुद भी देख सकते हैं। आप अपनी आईज के सामने एक पेन को रखिए और धीरे 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 उसको अपने आईज के पास लाते जाइए। एक टाइम आएगा कि वो पेन आपको ब्लर्ड दिखाई देने लगेगा, क्लियर नहीं दिखाई देगा। इसका मतलब अब आप उसको बियॉन्ड डी अपने क्लोजर ला चुके हो। मतलब अगर आपने उसको डी से भी क्लोजर अपनी आंख के रखा तो वो आपको ब्लर्ड दिखाई देगा। तो यानी कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन हमारे आईज से वो पॉइंट है जहां पर अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो वो क्लियर दिखाई देता है। अगर उसके भी क्लोजर रख देंगे तो वो ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं दिखाई देगा। और एक नॉर्मल आई के लिए डी की वैल्यू होती है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब आप डी के बारे में सब समझ चुके हैं, नियर पॉइंट के बारे में समझ चुके हैं। अब मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप की बात करते हैं। जब फाइनल इमेज नियर पॉइंट पर बनती है, ये हमारा पहला केस होता है। इस केस में जो इसकी मैग्नीफाइंग पावर या मैग्निफिकेशन होता है ये होता है m इज इक्वल टू 1 + d/f। ठीक है, यहाँ पे f क्या है, इसकी फोकल लेंथ है, d है नियर पॉइंट और m है मैग्निफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर। आप इस फॉर्मूले को याद रखिएगा क्योंकि ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप में या फिर और भी जगह यूज। केस टू इसका हम देखते हैं। केस टू है जब फाइनल इमेज या इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। इसके पहले हमने लिया था इमेज इज फॉर्म्ड एट नियर पॉइंट, अब क्या है, इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। तो फॉर्मूला जो होता है वो होता है m इज इक्वल टू d/f। तो अगर आप दोनों फॉर्मूले को कंपेयर करें तो जब फाइनल इमेज या इमेज नियर पॉइंट पे बन रही है उस केस में 1 + d/f है। लेकिन जब इन्फिनिटी पे बन रही है तो सिर्फ d/f है। यानी केस वन में मैग्निफिकेशन ज्यादा है। बट स्टिल कंफर्टेबल व्यूइंग के लिए हम फाइनल इमेज एट इंफिनिटी या केस टू को ही कंसीडर करते हैं। क्योंकि जब इमेज नियर पॉइंट पे बनती है तो हमारे आईज पे काफी स्ट्रेन पड़ता है, तो जो व्यूइंग होती है वो कंफर्टेबल नहीं होती है। तो फॉर कंफर्टेबल व्यूइंग हम किसे कंसीडर करते हैं, व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। और इस केस में फॉर्मूला होता है d/f। आप ये दोनों फॉर्मूले याद रखिएगा क्योंकि ये आगे भी यूज होंगे। तो चलिए अब हम समझते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में सारी चीजें। देखो, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो कॉन्वेक्स लेंसेज होते हैं। एक कॉन्वेक्स लेंस जो ऑब्जेक्ट के पास होता है उसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। जो आंख या आई के पास होता है उसे हम बोलते हैं आई पीस। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव छोटा होता है, इसकी फोकल लेंथ भी कम होती है। और आई पीस का अपर्चर भी बड़ा होता है और इसकी फोकल लेंथ भी ज्यादा होती है। तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है वो कुछ इस तरीके से है। ये जो ऑब्जेक्टिव है ये किसी ऑब्जेक्ट की एक रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है। और इन दोनों की सेटिंग को हम कुछ इस तरीके से एडजस्ट करते हैं
कि ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव की वजह से जो इमेज बन रही है वो आईपीस के ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में लाई करे। और जैसे ही ये इमेज ऑब्जेक्ट आईपीस के ऑप्टिकल सेंटर ऑफ फोकस के बीच में लाई करती है, ये आईपीस अब किसकी तरह काम कर सकता है, एक सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह काम कर सकता है। और वो इस इमेज को मैग्नीफाई करके फाइनल इमेज बना देता है। तो बेसिकली ऑब्जेक्टिव ने एक इमेज बनाई, वो इमेज आईपीस के ऑप्टिकल सेंटर ऑफ फोकस के बीच में लाई करनी चाहिए। इस तरीके से इनको एडजस्ट किया जाता है। अब ये जो इमेज है, ये आईपीस के लिए एक ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी और आईपीस एक सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह काम करेगा और इस इमेज को मैग्नीफाई कर देगा। और इस तरीके से हमें फाइनल इमेज मिलती है। तो यहां पर भी अगर मैं बात करूं तो यहां पर भी हमारे दो केसेस होंगे। पहला केस है व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट नियर पॉइंट। तो जब फाइनल इमेज नियर पॉइंट पे बनती है उस केस को समझ लेते हैं। सबसे पहली इमेज कौन बना रहा है, ऑब्जेक्टिव बना रहा है। तो जरा हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव ने कितना मैग्नीफाई किया है। आपको पता है किसी भी कॉन्वेक्स लेंस के अगर हम मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले की बात करें तो वो क्या होता है, वी अपॉन यू। तो क्योंकि मैं ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा हूं तो मैं ऑब्जेक्टिव के लिए यहाँ सबस्क्रिप्ट में ओ यूज कर रहा हूं। तो मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव कितना हो गया, वी ओ अपॉन यू ओ। फिर हम बात करते हैं मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस की। अब क्योंकि आईपीस एक सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह काम कर रहा है और हम कौन सा केस ले रहे हैं, व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट नियर पॉइंट। तो याद करिए आपने उसके लिए फॉर्मूला क्या डिराइव किया था, उसके लिए आपने फॉर्मूला निकाला था 1 + d/f। एंड क्योंकि यहाँ पर आईपीस की बात हो रही है तो हम लिखेंगे 1 + d/fe। तो अब मेरे पास मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव भी है और मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस भी है। और जब हम दो लेंसेज को अगल बगल रखते हैं और हमें उन दोनों की वजह से नेट मैग्निफिकेशन चाहिए होता है तो हम उन दोनों के इंडिविजुअल मैग्निफिकेशंस को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यानी कि अगर मुझे यहाँ पर नेट मैग्निफिकेशन चाहिए तो मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा। अच्छा, मैंने यहाँ पे मॉड का यूज इसलिए किया है सो दैट हमें कन्वीनियंस मिलेगी कि हम सारी वैल्यूज को पॉजिटिव डाल सकते हैं। तो देखिए जैसे ही मैंने इनको मल्टीप्लाई किया, इसको और इसको मल्टीप्लाई किया, तो मॉड ऑफ एम की वैल्यू क्या आ गई, वी ओ अपॉन यू ओ का मॉड 1 + d/fe। और न्यूमेरिकल्स में हमारे लिए बहुत इजी रहेगा और हम सारी वैल्यूज को पॉजिटिव डाल सकते हैं। तो ये हमने इसको डिराइव कर लिया है। न्यूमेरिकल्स में आपको इसी फॉर्मूले को यूज करना है। बट एनसीईआरटी में अगर आप देखेंगे तो डेरिवेशन में उन्होंने एक अप्रोक्सीमेशन लिया हुआ है। तो इसके आगे के डेरिवेशन में हम भी वो अप्रोक्सीमेशन लेते हैं। तो जरा इस फिगर को देखना। यहाँ पर ये जो इमेज बनती है ए डैश बी डैश जो कि ऑब्जेक्टिव की वजह से बनी है, ये आईपीस के फोकस के बहुत पास होती है। तो इस अप्रोक्सीमेशन के केस में क्या करते हैं, हम इस ए डैश बी डैश को कहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं, इस फोकस पे ही अज्यूम कर लेते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है, ए डैश बी डैश इज फाउंड वेरी क्लोज टू द फोकस ऑफ आईपीस। So for approximation, we can assume it to be at FE, यानी आईपीस के फोकस पे ही इसको assume कर लेते हैं। तो अब चेंजेस क्या आएंगे वो देखते हैं। मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, किसी भी लेंस का या किसी भी मिरर के मैग्निफिकेशन का जो सबसे जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है HI/HO, यानी हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं हाइट ऑफ इमेज क्या है सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए, ए डैश बी डैश, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, ए बी। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ए डैश बी डैश अपॉन ए बी और इसको इक्वेशन 1 बोल दिया। अब मैं बात करता हूँ ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ ओ एंड ओ एम एफ ओ की। ये है ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ ओ और ये है ओ एम एफ ओ। इस पे देखो ये और ये एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं और ये एंगल 90 डिग्री है। इसका मतलब ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल ये दोनों क्या है, आपस में सिमिलर है। तो वही चीज मैंने यहाँ पर लिख दी है कि ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ ओ इज सिमिलर टू ट्राइंगल ओ एम एफ ओ बाई ए सिमिलैरिटी। आप लोग वीडियो को पॉज करके अपने कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए बार बार पीछे जाके डायग्राम को अच्छे से देख सकते हैं, सो दैट जो भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वो आपको एकदम क्लैरिटी के साथ समझ में आए। ठीक है। तो अब क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो हम इनकी साइड्स के रेशियो को इक्वेट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये साइड और ये साइड ली, यानी ए डैश बी डैश अपॉन ओ एम। तो मैंने लिखा ए डैश बी डैश अपॉन ओ एम, और दूसरी साइड ली ये साइड एंड ये साइड। अब देखो अजम्पशन में हमारा क्या था, अजम्पशन में था कि ये जो ए डैश बी डैश है ये अब एफ ई पर लाई कर रहा है। तो ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को हमने ऑलरेडी क्या बोला हुआ है, एल बोला हुआ है। जो तुम्हारे ऑब्जेक्टिव के फोकस एंड आईपीस के फर्स्ट फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्योंकि ए डैश बी डैश को हमने यहीं पे जूम कर रखा है तो ये जो डिस्टेंस है इसको हम एल लिख सकते हैं। और ये जो डिस्टेंस है ये ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ है, देखिए फोकस तक का डिस्टेंस है। तो यानी कि हम ए डैश बी डैश अपॉन ओ एम को क्या लिख सकते हैं, ये डिस्टेंस यानी एल अपॉन ये डिस्टेंस यानी कि एफ ओ।
तो मैंने ए डैश बी डैश अपॉन ओ एम को एल अपॉन एफ ओ लिख दिया। लेकिन अब हम देखेंगे कि जो ओ एम है वो ए बी के बराबर है। देखते हैं, ये ओ एम ये ए बी के बराबर है। तो अगर ओ एम ए बी के बराबर है तो हम लिख सकते हैं ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ओ एम की जगह हमने ए बी पुट कर दिया, इज इक्वल टू एल अपॉन एफ ओ, और इसको इक्वेशन 2 बोल दिया। अब इक्वेशन 1 और 2 को अगर मैं कंपेयर करूंगा तो देखो, इसमें ए डैश बी डैश किसके बराबर है, मॉड ऑफ एम ओ के बराबर है। यहां पर ए डैश बी डैश किसके बराबर है, एल अपॉन एफ ओ के बराबर है। इसका मतलब मॉड ऑफ एम ओ किसके इक्वल हो जाएगा, एल अपॉन एफ ओ के इक्वल हो जाएगा। तो फ्रॉम 1 एंड 2 मॉड ऑफ एम ओ किसके इक्वल है, एल अपॉन एफ ओ। और मॉड ऑफ एम ई, ये तो वही रहेगा, क्यों, क्योंकि आईपीस एक किसकी तरह काम कर रहा था, आईपीस एक सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह काम कर रहा था। और फाइनल इमेज कहाँ पे बन रही है, नियर पॉइंट पे, तो 1 + d/f ई। फिर हमारे पास दोनों मैग्निफिकेशन आ चुके हैं, ये अप्रोक्सीमेशन की वजह से आया है और ये तो पहले जैसा ही है। और आपको पता है फाइनल मैग्निफिकेशन के लिए हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, और जैसे ही हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हमें ये फॉर्मूला मिल जाएगा जो कि एनसीईआरटी में डिराइव किया गया है। तो मैं आपको क्या रिकमेंड करता हूँ, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि अगर बोर्ड्स में भी ये डेरिवेशन आता है तो आप इसको बिल्कुल इसी तरीके से डिराइव करिए। पहले आप एक्चुअल डेरिवेशन करिए, फिर अप्रोक्सीमेशन लेके डिराइव करिए, तो आपके इसमें कोई भी मार्क्स नहीं कटेंगे। और सारी चीजें एकदम एक्यूरेटली आपने मेंशन भी कर दी हैं। और जब आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हो तो प्लीज माइंडेड कि आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। और क्योंकि हमने मॉड्स ऑलरेडी ले रखे हैं तो आपको सारी चीजें पॉजिटिव साइन के साथ इसमें पुट करनी है। तो आइए अब डिस्कस करते हैं केस 2 ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। इसका रे डायग्राम देखिए, इसका रे डायग्राम थोड़ा सा डिफरेंट बनेगा। यहाँ पर क्या हुआ, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, एक रे मैंने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलाई जो कि ऑब्जेक्टिव के फोकस से पास होगी, और दूसरी रे मैंने ऑप्टिकल सेंटर से पास कराई जो कि अनडिफ्लेक्टेड निकल जाएगी। अब ये दोनों रेज यहाँ पर मिल रहे हैं तो यहाँ पर मेरी इमेज मिल गई ए डैश बी डैश। क्योंकि ये दोनों रेज एक्चुअली मिल रही हैं तो ये जो इमेज मिली है ये एक रियल इमेज है। अब इस इमेज को मैग्नीफाई करने का काम है आईपीस का। लेकिन क्योंकि फाइनल इमेज को इन्फिनिटी पर बनना है, इसका मतलब आईपीस के लिए ये जो ऑब्जेक्ट है इसको आईपीस के फोकस पर होना चाहिए, क्योंकि ये बात हम सभी जानते हैं कि जब ऑब्जेक्ट फोकस पर होता है तभी इमेज इंफिनिटी पर बनती है। तो इसका मतलब ऑब्जेक्टिव ने जो इमेज बनाई है वो इस बार एग्जैक्टली कहां पर बनी है, आईपीस के फोकस पर बनी है। अब इस इमेज को आईपीस मैग्नीफाई कर देगा। तो देखो, ये जो इमेज है ये इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रही है, इससे बहुत सारी रेज निकलेंगी। हमने दो रेज कंसीडर की। एक रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, वो कहाँ से पास होगी, वो पास होगी इसके सेकंड फोकस से जो कि यहाँ पर लाई करना चाहिए। और एक रे जो मैंने ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दी, अब ये जो रे है ये अनडिफ्लेक्टेड निकल जाएगी। अब ये दोनों देखो इधर तो नहीं मिल रहे हैं, इनको अगर मैंने एक्सटेंड किया और एक्सटेंड करने के बाद ये कहीं बहुत दूर जाकर मिलेंगे। बट क्योंकि फाइनल इमेज इज एट इंफिनिटी तो हम इसको मिलते हुए नहीं दिखाते हैं, हम बस इन रेज को थोड़ा सा ऐसे क्लोज लाके और ऐसे डॉटेड करके छोड़ देते हैं। तो जब भी फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी के लिए डायग्राम बनेगा तो आप ये बनाएंगे, और नियर पॉइंट के लिए जो डायग्राम बनेगा वो मैंने आपको पहले ही बनाकर दिखा दिया है। अब आइए इसका डेरिवेशन देख लेते हैं जो कि बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हमें निकालना है ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन। तो इसमें बिल्कुल सेम मेथड लगेगा जो हमने जब एनसीईआरटी के लिए हम डिराइव कर रहे थे और हमने एजम्पशन लिया था, वो सेम एजम्पशन यहाँ पर एक्चुअली में हो रहा है। वहां पर हमने अज्यूम किया था कि इसकी वजह से जो इमेज बनी है वो अज्यूम किया था कि इसके फोकस पर बनी है, बट यहाँ तो एक्चुअली में ही बन रही है। तो बिल्कुल सिमिलर डेरिवेशन है। मॉड ऑफ एम ओ अगर मुझे चाहिए तो वो क्या होगा, एच आई अपॉन एच ओ, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज यानी कि ए डैश बी डैश, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन यानी कि ए बी। इसके बाद हम इन इस ट्राइंगल को देखते हैं और इस ट्राइंगल को देखते हैं, यानी ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ ओ ये, एंड ट्राइंगल ओ एम एफ ओ यानी कि ये। इनमें देखिए ये और ये एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं और ये एंगल 90 डिग्री है। हेंस दे आर सिमिलर बाय ए सिमिलैरिटी। अगर ये सिमिलर है तो इनकी साइड्स के रेशियो को हम इक्वेट कर सकते हैं। तो हमने ए डैश बी डैश अपॉन ओ एम, ये देखिए ए डैश बी डैश अपॉन ओ एम, और ये साइड अपॉन ये साइड। तो ये साइड क्या है देखिए, एल, और ये वाली जो साइड है ये ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव से उसके फोकस तक का डिस्टेंस है। तो उसकी जगह मैंने क्या डाल दिया, एफ ओ। तो ए डैश बी डैश अपॉन ओ एम इजिकल टू एल अपॉन एफ ओ। लेकिन ये जो ओ एम है ये किसके बराबर है, ए बी के बराबर है। बिल्कुल सिमिलर डेरिवेशन है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले अजम्पशन वाले केस में किया था। तो ओ एम इजिकल टू ए बी है। तो अब हमने क्या किया, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इजिकल टू एल अपॉन एफ ओ, इसको इक्वेशन 2 बोल दिया। अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करेंगे। यहाँ पर ए डैश बी डैश अपॉन ए बी मॉड ऑफ एमओ के बराबर है, और यहाँ पर ए डैश बी डैश अपॉन ए बी एल अपॉन एफ ओ के बराबर है। इसका मतलब मॉड ऑफ एमओ एल अपॉन एफ ओ के बराबर है बाई इक्वेशन 1 एंड 2। फिर बात करते हैं
आईपीस के मैग्निफिकेशन की या आईपीस की मैग्नीफाइंग पावर की, क्योंकि फाइनल इमेज इंफिनिटी पर बन रही है और आईपीस एक सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह वर्क कर रहा है। तो आप याद करिए, सिंपल माइक्रोस्कोप के केस में फाइनल इमेज एट इंफिनिटी के लिए आपने मैग्नीफाइंग पावर क्या निकाली थी, D/F। तो यहाँ पर भी हम D/F करेंगे, लेकिन क्योंकि हमारा सिंपल मैग्नीफायर या सिंपल माइक्रोस्कोप एक आईपीस है, तो F की जगह हमने सबस्क्रिप्ट में क्या लगा दिया, FE। तो मॉड ऑफ ME हो गया D/FE। अब मुझे दोनों मैग्निफिकेशंस मिल चुके हैं और दोनों लेंस पास पास रखे हैं, तो मैं आपको बता चुका हूँ नेट मैग्निफिकेशन के लिए हम दोनों के मैग्निफिकेशन को मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मॉड M की वैल्यू क्या मिलेगी, L/FO इंटू D/FE। और ये हमने डेरिवेशन कर लिया है एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए मैग्नीफाइंग पावर का, जब फाइनल इमेज इंफिनिटी पर बनती है। तो अब दोनों केसेस आप बहुत अच्छे से समझ गए हैं, दोनों का रे डायग्राम भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और बोर्ड में अक्सर इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेरा रिकमेंडेशन है कि आप नोट्स बनाइए और इनको बार बार लिख के देखिए, सो दैट आपकी इनफ प्रैक्टिस हो जाए। बिकॉज एग्जाम में इनके आने की प्रोबेबिलिटी काफी हाई होती है। किसी भी केस में आसानी से आपको ये देखने को मिल सकता है, या तो वो आपसे इन्फिनिटी वाला केस पूछ लेगा या वो आपसे नियर पॉइंट वाला केस पूछ लेगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बनती है तो इसको नॉर्मल एडजस्टमेंट बोला जाता है। इस केस को क्या बोलते हैं, नॉर्मल एडजस्टमेंट। तो अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस में माइक्रोस्कोप बताओ, तो उसका मतलब यह है कि आपको फाइनल इमेज एट इंफिनिटी वाला सब कुछ एक्सप्लेन करना है। तो ठीक है, आप लोग पढ़ते रहिए, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए प्रोफेसर्स बाय।